नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया के मंच पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल धनखड़। आज हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। कुल 1031 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला ईवीएम में सील हो गया है। ईवीएम कड़ी सुरक्षा मतगणना केंद्रों पर रखी गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को करवाई जाएगी। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। आज हमारी वरिष्ठ पत्रकारों की टीम ने प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का जायजा ले रहे 100 से ज्यादा पत्रकारों के साथ बातचीत करके सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के रुझान के बारे में जानकारी ली। इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसे 8 PM इंडिया का एग्जिट पोल तो नहीं, एग्जैक्ट पोल जरूर कह सकते हैं। इस एग्जैक्ट पोल के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर चतर सिंह, रोहतक से वीरेंद्र फोगाट, हिसार से मुकेश शर्मा, रेवाड़ी से नरेश चौहान और नूह से राकेश चौधरी। आप सभी साथियों का 8 PM इंडिया के यूट्यूब मंच पर स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर चतर सिंह से पंचकुला जिले की 2 और अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का हाल जानना चाहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, इन सीटों को लेकर आपको क्या फीडबैक मिला है और अब मतदान के बाद किस सीट पर कौन आगे दिख रहा है? देखिए, हम हरियाणा के उत्तरी भाग से शुरू करते हैं। जी तो कालका में बहुत टफ फाइट है। प्रदीप चौधरी हैं वहाँ पर, जी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। कांग्रेस की ओर से उनको वो चुनाव मैदान में हैं, और बीजेपी की ओर से हरियाणा के एक पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा वो चुनाव जी मैदान में। दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर है, और ये जी उम्मीद की जा रही है कि कुछ एज मतलब अपर हैंड शक्ति रानी शर्मा का है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में बहुत उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि जो एससी या बीसी या दलित वर्ग के जो वोट थे उनके टिल्ट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। टफ फाइट है। अगर कोई मार्जिन भी हुआ तो वो कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं होगा। दूसरा है डॉक्टर साहब, पंचकुला। फिर भी किसको बढ़त मिलती दिख रही है? आज हम फैसला कर रहे इस हैं कि किसको बढ़त मिलती दिख आज रही है। आज की तारीख में शक्ति रानी शर्मा का अपर हैंड है। जी, और इसी तरह से उसको पंचकुला में क्या लगता है? वहां पंचकुला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुप्ता जो है वो जी चुनाव मैदान में है बीजेपी की तरफ से। जी विधानसभा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ जी कुछ ज्यादा काम भी नहीं हुए, और सारा जो नजला है वो इस बार ज्ञानचंद गुप्ता पर गिरने की संभावना है। उनके मुकाबले में चंद्रमोहन हैं, जो भजन लाल जी के बेटे रहे हैं। तो उनको इस वो बार थोड़ा डिप्टी सा सीएम अपर है। हैंड है। इसलिए नहीं कि जी चंद्रमोहन ने कोई अच्छा काम किया है या कोई वो ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ काम कर रहा है, तो गुप्ता जी की बजाय लोग चंद्रमोहन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी तो पंचकुला में थोड़ा डॉक्टर साहब, अपर हैंड अब है आते हम चंद्रमोहन। अंबाला कैंट। अंबाला कैंट में क्या लग रहा है? अम्बाला अंबाला कैंट कैंट में में चित्रा सरवारा है निर्दलीय और अनिल विज है बीजेपी की तरफ से, जो जी 6 बार विधायक बन चुके हैं। देखिए, आज की ही रिपोर्ट है कि अम्बाला कैंट से वहाँ जो पूर्व गृह मंत्री हैं उन्होंने जी अपना दावा ठोका है। जी अनिल विज ने दावा ठोका है कि अगली बार मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैं इसका सबसे सशक्त उम्मीदवार हूँ। चुनाव के दौरान भी बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने जी इसी चीज को लेकर के वोट मांगे थे कि वो भावी जी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो ये जी तो अलग बात है कि दावा क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो असली लड़ाई है, असली लड़ाई वहाँ अनिल विज और चित्रा सरवरा के बीच में है। परविंदर परी इस मुकाबले में अनिल विज के मुकाबले में नहीं है। और क्योंकि वहां जी पर एक और भी है कि वहां पर ओंकार सिंह जिन्होंने अपना जो जो कैंपेन शुरू किया था वो सेवादार, ओंकार सिंह जी सेवादार इनेलो के हैं। वो भी काफी हद तक इनकी वोटें काटेंगे। लेकिन क्योंकि जी शहरी क्षेत्र ज्यादा है, और शहरी क्षेत्र में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी या जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी सरकार से, जिन्होंने 2 बार सपोर्ट दिया है, उतनी सुविधाएं जी उनको नहीं मिल रही। आज भी इतना कंजेस्टेड एरिया है वो, कि वो कहीं भी कुछ भी सुधार उनको दिखाई दे नहीं रहा।
जो कबाड़ी बाजार का इलाका है वो आज भी उतना ही गंदा है जो आज से 10 साल पहले होता था। तो इस बार दो शब्दों में हम कहना चाहें, दो टूक अगर हम कहना चाहें, तो कौन आगे है कौन पीछे है आज के दिन? मतदान आज हो की गया, तारीख में आज की तारीख में मतदान जो होने पर लड़ाई आपको है। शुरू होना है, ईवीएम में कैद हो गया सब कुछ। अब आप जी बिल्कुल बताइए, ठीक आपका है। क्या फीडबैक है? देखिए मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि जी कल रात का जो जिसको आपने कत्ल की रात कहा था उसमें अगर कोई फैक्टर काम कर गए हों तो कह नहीं सकता हूं। लेकिन अनिल विज की पीठ में खंजर घोंटने वाले बहुत लोग हैं, उसकी अपनी पार्टी के भी हैं और जी विरोधी तो हैं ही हैं। तो इसलिए जी। इस बार जो जो चित्रा सरबराह है वो सीधे कंपटीशन में है। कितने का मार्जिन होगा देखो ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि उनका 6 बार का उनका दावा है अंबाला कैंट पर। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, गब्बर कहा जाता है उनको उस इलाके में। तो गब्बर को जी हराना कोई आम बात नहीं है। इसलिए वहां पर अभी कह नहीं सकते कितने का मार्जिन होगा, लेकिन टक्कर वहां पर चित्रा और अनिल के बीच में है, अनिल विज के बीच में है। और जो बाकी जो दोनों पार्टी हैं, कांग्रेस की और इनेलो की, वो काटेंगी वोट या क्या करेंगे, क्या कहा ना। अभी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है कि कौन ऊपर है। मेरा ऐसा मानना मान लेते है। हैं, जी हम अनिल विज ऊपर हैं, मान लेते हैं, क्योंकि वो इतनी जी। बार के विधायक है, उनका दावा हाँ बनता है, उनको मान लेते हैं कि वो हाँ, ऊपर है। किसी चीज को तो लेकर के तो अंबाला आज कैंट दावा की किया बात होगा। करें। कोई तो बात जी, होगी जो आज दावा किया है कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ। कोई ना कोई तो अंबाला फैक्टर है, कैंट या की बात कीजिए। वोटर्स को रुझाने के लिए होगा। और अंबाला जी सिटी में निर्मल और असीम गोयल दोनों की टक्कर जी है। इसमें सीधा साफ है कि निर्मल को अपर हैंड मिला हुआ है। निर्मल जी की ज्यादा संभावना है। असीम गोयल क्योंकि उतना काम हुआ नहीं है वहां पर, और मोड़ी गांव से जो गांवों का इलाका है ज्यादातर वो निर्मल सिंह जी मोड़ी के साथ है। तो उसका अपर हैंड है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जी। अब हम नारायणगढ़ बचता है और मुलाना बचता है, दोनों सीटों पे जल्दी बताइए, आप क्या करवाने वाले हैं? कौन बढ़त मैं में है? नारायणगढ़ में शैली आज चौधरी हैं आज जो। व्याख्या करने का समय नहीं है, आज व्याख्या करने का समय नहीं है, आज नारायण समय है नारायणगढ़ से ये पवन बताने का कि सैनी कौन की जा रहा हालत है बहुत कौन आ खराब रहा है। है। पवन सैनी की हालत बहुत खराब है, शैली चौधरी वहां से वो निकाल पाएंगी, इसमें जी कोई दो राय नहीं। जगाधरी में अकरम का अपर हैंड है, कंवरपाल नहीं, फंसे पहले हुए हैं पहले वहां पर, पहले हालांकि वो। मुलाना और नारायणगढ़ की बात कीजिए, जगाधरी बाद में चलेंगे। नहीं, मैं जी, इनको ज्यादा अहमियत उस हिसाब से नहीं दे रहा हूँ जितना अहमियत किसी। मुलाना में कांग्रेस आगे है, ये मैं जी पक्का कह सकता हूँ। हाँ, ये है, इसमें कोई दो और राय नहीं। नारायणगढ़ का आपको पता है नारायणगढ़ में क्या होने जा रहा है। नारायणगढ़ में जो है पवन सैनी है, पवन बीजेपी के सैनी को उम्मीदवार, फंसाया गया है वहां पे। जो कि लाडवा से वो भेजे गए। लाडवा से चाहते थे, पिछले बार भी लाडवा से लड़ा था। लेकिन इस बार यहाँ से मुख्यमंत्री को अभूत मुख्यमंत्री को यहाँ लड़ा दिया गया, करनाल उनको नहीं दिया गया, यहाँ से पवन सैनी को नारायणगढ़ भेज दिया गया। ये जो उथल पुथल हुआ है इसमें सब अड्ड बड्ड गड्ड हो गया है। तो उसमें ज्यादा संभावना अच्छा, नारायणगढ़ में दिखाई नहीं देती, खुद ठीक वो है। मान चुके हैं कि वहाँ नहीं तो होगा। नारायणगढ़ में भी मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट पीछे है जी और बिल्कुल। कांग्रेस उम्मीदवार वहां बीजेपी कम। आगे है। हाँ, जी, कांग्रेस आई है। तो जगह तय जग, ये जग, हुआ कि हाँ पंचकुला में एक सीट पे जो है वो कांग्रेस आगे है, जी। पंचकुला जिले में। और बीजेपी पंचकुला में में हाँ, चंद्रमोहन एक आगे सीट है। पर बीजेपी, और तीन सीटों पर जो है कांग्रेस आगे है। अंबाला की जी बात करें तो अंबाला जिले की। जी जी। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे जो है मुकेश जी के पास आता हूँ। मुकेश जी से जानते हैं कि चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ माने जाने वाले सिरसा जिले के बारे में। यहाँ से देवीलाल परिवार के 6 सदस्य अलग अलग पार्टियों से अलग अलग सीटों पर आमने सामने हैं। मुकेश, हम शुरू करते हैं मंडी डबवाली से। चौधरी देवीलाल और उनके भाई के 3 प्रपौत्र वहां से आमने सामने चुनाव मैदान में, क्या लगता है मुकेश? लगता है मुकेश हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, और मैं सीधा आता हूं नरेश चौहान जी के पास। नरेश चौहान जी भी शायद बिजी हैं फोन में, तो मैं राकेश के पास, हाँ नरेश चौहान जी अब फ्री हो गए हैं, फोन रख दिया है। अब नरेश चौहान जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं हाँ हिरवाल क्षेत्र में आने वाली गुरुग्राम जिले की सीटों के बारे में।
नरेश जी, क्या लगता है गुरुग्राम जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, बादशाहपुर है, गुड़गांव है, पटौदी है, सोना है, सोना में क्या लग रहा है? सोना में कांग्रेस प्रत्याशी आगे है जी। और बादशाहपुर में? बादशाहपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी का एज है। लेकिन हाँ, बादशाहपुर में तो लगता है कि वहां कुछ जो है कांग्रेस भी आगे बढ़ सकती है, ऐसा मतलब बीजेपी भी आगे एज जा सकती है। राव एज है। जी, राव साहब हैं वहां से, कौन से नरवीर सिंह, नरबीर वही है ना जो नाम है नरबीर था? हाँ, हाँ बीजेपी जी, के टिकट। तो हाँ उनको जी। एज नहीं दिखता, कांग्रेस वाले को एज दिखता है। क्या कह रहे हैं? वो दिक्कत दिक्कत यही है आपके कि पास भाई जो फीडबैक है उसके हिसाब से। वो लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर और विरोध हाँ। भी बीजेपी का ही कर रहे हैं, सरकार का। जी। और कांग्रेस जी। का प्रेम वो ओपनली उजागर कर चुके थे, तो वो अगर कांग्रेस की टिकट पे लड़ते तो 101% जीत जाते। जी। अब ये अ, डबल स्टैंडर्ड उनका गड़बड़ हो रहा है। जी। अब हम बात करते हैं गुड़गांव से। गुड़गांव की सीट पे क्या लग रहा है? गुड़गांव में भी कांग्रेस का एज है, क्योंकि वो नवीन गोयल जो है वो जी। बीजेपी की खाट खड़ी कर रहा है। जी। यानी जो निर्दलीय है नवीन गोयल, वो बीजेपी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा डैमेज रहा कर। है, और इसका हाँ जी, सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता दिख कांग्रेस रहा को है। मिल रहा है। तो नवीन गोयल मुकाबले में नहीं जीतता हुआ दिख रहा, निर्दलीय। नहीं, हो सकता है इतना वो बढ़त ले, क्योंकि जी। जब बीजेपी का और वो वोटर, हो सकता है नवीन गोयल की तरफ खिसक जाए बीजेपी वाला, क्योंकि जी। मुकेश जी। शर्मा को भी इतना होमवर्क नहीं है जितना नवीन गोयल का गुड़गांव में बीजेपी के नाते काम रहा है 5 साल। जी। अब हम आते हैं पटौदी सीट पे। पटौदी में क्या लगता है? पटौदी में बीजेपी की जो बिमला चौधरी है उसका एज जी। शुरू से। जी। यानी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन बढ़त पे जो है वो बिमला चौधरी दिख रही है। तो गुड़गांव की 4 सीटों में से 2 पर आपने कांग्रेस बताया और 2 पर बीजेपी। नहीं, बीजेपी तो एक ही पर आप कह सकते हो, पटौदी पर। सोहना में मतलब कौन? सोहना, सोना तो हाँ कांग्रेस सोहना में क्लियर कर दिया आपने। बादशाहपुर सोहना में भी कांग्रेस, कांग्रेस को क्लियर दे रहे हैं आप। बादशाहपुर जी। कांग्रेस, और गुड़गांव में निर्दलीय या कांग्रेस। जी। अब बात करते हैं फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की। राकेश, पृथला से शुरू करते हैं, क्या लग रहा है वहां पर? देखिए, पृथला में कांग्रेस को एज है। उसके बाद जी। बल्लभगढ़ में थोड़ा बीजेपी को एज है। हालांकि शारदा राठौर कड़ा मुकाबला वहां पर दे रही हैं और जी। स्थिति यहाँ कांटे के मुकाबले जैसी है। जी। बल्लभगढ़ की बात कर रहे हैं। शारदा हाँ। राठौर को अगर शायद कांग्रेस का टिकट मिलता तो इसके परिणाम कुछ और होते, लेकिन यहाँ जो हमने देखा है उसके हिसाब से थोड़ा सा बीजेपी को एज है। उसके अलावा जी। एनआईटी और बड़खल, ये दोनों सीटें कांग्रेस निकालती दिख रही है। तिगांव में भी कड़ा मुकाबला है बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच। जी। ललित नागर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर यहाँ पर भी कांग्रेस अगर ललित नागर को टिकट देती तो यहाँ भी मुकाबला रोचक हो सकता था। लेकिन तिगांव में हो सकता है कि ललित नागर और जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि थोड़ा सा एज यहाँ भी बीजेपी को है। इसके अलावा जी। फरीदाबाद से विपुल गोयल को एज दिखता है। यानी फरीदाबाद जिले की छह 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 सीटों में से आपने कांग्रेस को कितनी बढ़त बताई और बीजेपी को कितनी? तीन तीन सीटों पर बढ़त है, सीटों पर। 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। धन्यवाद राकेश, आपने काफी स्पष्ट हाँ, बातचीत की और स्पष्ट अपना वो बताया। अभी मैं जो हूँ, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो अ, जो रोहतक से जुड़े हुए थे, वीरेंद्र फोगाट जी, ये जो हैं सोनीपत जिले का, उनसे हालचाल पूछना था कि सोनीपत में क्या चल रहा है।
और मतदान के बाद क्या फीडबैक है वो तो नहीं है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ कि सोनीपत जिले की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से जो है गन्नौर और राय को छोड़कर बाकी चारों सीटों पर जो है वो कांग्रेस, बाकी चारों सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास। अब यहाँ काफी नजदीकी मुकाबला है सोनीपत में बहुत नजदीकी मुकाबला है, इसलिए वहां पर जो है मैं बीजेपी को एज दे रहा, बीजेपी को बढ़त देते हुए आगे कहता हूं कि ओहाना गन्नौर में जो है निर्दलीय जो है वो बहुत आगे है। निर्दलीय देवेंद्र कादियान जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा बढ़त लिए हुए है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो बढ़त है वो निर्दलीय को मिल रही है। वीरेंद्र फोगाट जी भी आ गए हमारे साथ। और वीरेंद्र फोगाट जी, आप जरा सोनीपत के बारे में बताइए। मैं अभी बता रहा था कि सोनीपत में जो है वो हमारी सीटें जो हैं वो मैंने जो बताया कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बीजेपी आगे है और गन्नौर में जो है निर्दलीय आगे दिखाई दे रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर जो है वो कांग्रेस को एज मिलती दिख रही है। आपका क्या कहना, आपके पास क्या फीडबैक है? देखिए सर धनखड़ साहब, जैसे आपने बताया लगभग मेरी राय वैसी ही है। गन्नौर में जो है जो भाजपा के बागी उम्मीदवार है देवेंद्र कादियान, जो एक उद्योगपति भी हैं और उनका काफी प्रभाव है, पिछले 4-5 साल से लगातार सक्रिय हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाहते थे। होटल है, बड़े-बड़े हाईवे पर होटल है। हाँ, होटल्स वगैरह काफी हैं, होटलियर्स है। हाँ, और इसके अलावा जो है वो बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो उनको निर्दलीय जो है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने ऐसी हालत की हुई है। आज हालत ये है कि वो काफी एज पे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। जो चुनाव हुआ है आज का, गोहाना सीट पे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए सर, गोहाना में ये है कि बड़ा थोड़ा सा मुकाबला इस किस्म का है कि वहां जो है 1-2 निर्दलीय कुछ ऐसे खड़े हुए हैं, कुछ वोटें उनको भी मिल रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है मुझे। तो वहां बड़ा सा ये थोड़ा टफ मुकाबला है। इसमें तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अदरवाइज वहां देखिए, जो अगर हुड्डा साहब का प्रभाव क्षेत्र की बात की, जब उस हिसाब से वोटिंग हुई है तो जो है जो जगबीर मलिक है वो निकाल देंगे सीट को, लेकिन क्योंकि निर्दलीय भी कई लोग खड़े हैं। सोनीपत में एक सीट जो है वो बीजेपी ले रही है, एक सीट जो है बीजेपी का बागी निर्दलीय ले रहा है और 4 सीटों पर जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़त बना रहे हैं। बिल्कुल ये सही है कि लगभग हो सकता है कि 5 सीटें कम से कम हो सकता है कांग्रेस वहां जीत जाए, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैं 4 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त मान लेता हूं। अब मैं मुकेश जी के पास जाना चाहता हूं। चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ माने जाने वाले सिरसा जिले के बारे में। यहाँ से देवीलाल परिवार के 6 सदस्य अलग अलग पार्टियों से अलग अलग सीटों पर आमने सामने भी हैं। मुकेश, हम शुरू करते हैं मंडी डबवाली से। मंडी डबवाली विधानसभा क्षेत्र में चौधरी देवीलाल और उनके भाई के 3 प्रपोत्र आमने सामने चुनाव मैदान में है। क्या लगता है? एक जो है वो अमित शाह कांग्रेस की तरफ से है, आदित्य चौटाला जो है वो इनेलो के टिकट पर है और दिग्विजय चौटाला जो है वो जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल धनखड़ जी, अगर हम बात करते हैं मंडी डबावाली की, तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अमित सहवाग जी, वो निश्चित तौर पे और प्रत्याशियों से जो है हमें आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुकाबला निकाल रहे हैं। अब आ जाइए सिरसा पे। चलिए आगे, सिरसा में क्या हो रहा है? गोपाल कांडा और कांग्रेस के राहुल सेठिया के बीच टक्कर है। बीजेपी यहाँ से अपना उम्मीदवार वापस ले चुकी है गोपाल कांडा के समर्थन में। बिल्कुल, यहाँ पर जो है एक टफ मुकाबला वो दिखाई देने जा रहा है और निश्चित रूप से बिल्कुल नेक टू नेक, जिसको अगर हम फाइट बोलते हैं, तो वो सिरसा में देखने को मिल रही है। गोपाल कांडा और जो गोकुल सेठिया है उसके बीच में जो एक बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला। पिछली बार 600 कुछ वोटों से हारे थे, 650 वोटों के करीब हारे थे। इस बार क्या लगता है?
धनखड़ जी, जैसा मुकाबला पिछली बार हुआ था वैसा मुकाबला बिल्कुल अब की बार भी वैसा ही देखने को मिल रहा है, और जो जीत का मार्जिन है वो मात्र कुछ हजार या 1000-2000 के बीच में ही सिमट सकता है। इतना कड़ा मुकाबला है, इस सीट पर जो है कोई भी जीत सकता है। यानी गोपाल कांडा एक तरह से सर्वदलीय उम्मीदवार हैं और उधर बिल्कुल से बीजेपी के कांग्रेस के अकेले उम्मीदवार हैं, तो उसके बिल्कुल बावजूद बिल्कुल मुकाबला इतना जबरदस्त है कि कांग्रेस उम्मीदवार को एज दे सकते हैं या गोपाल कांडा को। गोपाल कांडा जो है वो निश्चित तौर पे अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर एज देने की बात है तो गोकुल सेतिया कहीं ना कहीं, अगर 1-आधा% आप कहो तो गोकुल सेतिया ऊपर है। यानी 1-8% जो है गोकुल सेतिया आगे दिख रहे हैं, बाकी परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब बात करते बिल्कुल हैं कालावाली की। कालावाली में बड़ा जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवारों में। काड़ावाली से जो है पहले एमएलए रहे हैं शिषपाल सिंह, वो जो है मुकाबले में हैं। वहीं जो है जोगेंद्र जो है बीजेपी की तरफ से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और जो पूरा सिरसा जिला है इसमें बीजेपी का कहीं हमें दिख नहीं रहा बाकी पार्टी में कहीं वोट बैंक बनाया हो। खाली जो जोगेंद्र जो लड़ रहा है वो अपने समर्थन के बल पर जो है, एकमात्र ये सीट है जहां बीजेपी टक्कर में दिखाई दे रही है, और यहाँ भी लेकिन मुकाबला है। और सीट कहीं एक ऐश जो है देने की वो बात, कांग्रेस उम्मीदवार को मिलती दिख रही है वहां से। बिल्कुल बढ़त कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार जो कांग्रेस है, उम्मीदवार की दिखाई दे रही। बिल्कुल इस पूरे जिले सिरसा जिले की बात करते हैं तो कहीं भी बीजेपी जो है हमें पूरी तरह से कोई एक सीट अगर सुनिश्चित करेगी, एक सीट है वो दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी की। खासतौर पे मैं सिरसा या, जिले की बात या कर रहा हूँ। सिरसा जिले में कहीं पर भी बीजेपी दिखाई नहीं देती है। वहां बिल्कुल पर बिल्कुल ज्यादातर जो है इनेलो और कांग्रेस कांग्रेस के के बीच बीच में मुकाबला है है। सीधा मुकाबला, ऐलनाबाद हर की जगह बात, पे कांग्रेस की। ऐलनाबाद की हॉट सीट है। ऐलनाबाद में जो है वो अभय चौटाला जो है इनेलो के, वो चुनाव और लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ भरत से सिंह बेनीवाल भारत। कांग्रेस की तरफ से। जी, तो क्या बिल्कुल स्थिति है उनका वहां, क्या लग चुनाव रहा जो है? है नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है वहां भी। और जो भरत सिंह बेनीवाल हैं अच्छी टक्कर जो है अभय चौटाला को दे रहे हैं। और यही कारण है कि अभय चौटाला जो है ज्यादा बाहर चुनाव प्रचार पे भी नहीं जा सके, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है उन्होंने पूरी तरह से फंसा के रख दिया है। और मुकाबला अभय जो है चौटाला 4 बार से विधायक है यहाँ। बिल्कुल वहां विधायक है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर जो है दिखाई दे रही है कांग्रेस से उसकी। जी, तो एक तरह से हम अभय चौटाला को एक दे सकते हैं कि हाँ, बढ़त अभय चौटाला की तरफ जा रही है, इनेलो की तरफ जा रही है। बिल्कुल अब आते हैं बिल्कुल रानिया। रानिया में बड़ा रोचक मुकाबला है दादा पोते का। अभय बिल्कुल चौटाला रानिया। के बेटे जो है अर्जुन है, हाँ वहां जी से हाँ जी। चुनाव लड़ रहे हैं। और अर्जुन के दादा जो हैं वो रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी यहाँ भी कहीं नहीं है। कांग्रेस से सौमित्र कंबोज चुनाव में मैदान में है, जो कि पूर्व पत्रकार है। तो क्या लगता है तीनों में किस तरह का रानिया मुकाबला में दिखेगा? धनखड़ की बात करें तो अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। पहले जो थी जी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई यहाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले जी 2-3 दिनों की बात करते हैं तो सौमित्र जी भी फाइट में दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं जी है कि वो जो है पहले दिख रहा था, ऐसा नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप किसी को एक कैंडिडेट को थोड़ा सा प्लस करने की कोशिश करोगे तो अर्जुन चौटाला जो है वो इसमें प्लस दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन चौटाला को एज मिलती दिख रही है, जो इनेलो के उम्मीदवार हैं। और अब जो है मैं आता हूं फिर से डॉक्टर चतर सिंह के पास। डॉक्टर चतर सिंह से बात करते हैं यमुनानगर जिले की 4 और कुरुक्षेत्र जिले की 4 सीटों के बारे में। आपको क्या रिपोर्ट मिली है डॉक्टर साहब? पहले यमुनानगर की बात करते हैं। यमुनानगर सीट पे यमुनानगर क्या लग में रहा है? यमुनानगर में इस समय सीधी टक्कर कांग्रेस के रमन त्यागी और इनेलो के दिलबाग सिंह, जो कि इनेलो के नेता के रिश्तेदार भी हैं। मैं नाम नहीं जी लूंगा किसी का भी, लेकिन घनश्याम जी दास इस समय पिछड़े हुए हैं, वो तीसरे नंबर पे जी हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि त्यागी और दिलबाग सिंह दोनों अच्छे रसूख वाले लोग हैं, लेकिन इस समय जो अपर हैंड है वो रमन त्यागी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जी जो लोकल या जो प्रवासी मजदूर वर्ग है वहाँ पे, उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए रमन त्यागी का
जो ब्राह्मण वोट है या दूसरे वोट है, अगर वोटों की जाए तो जो अब बढ़त बाहर से किसको आए मिल हुए, रही है? खासकर यूपी से आए हुए बढ़त लोग हैं, से आइए, उनका बड़े शॉर्ट में चलते हैं। बढ़त पे बताइए, बढ़त किसको मिल रही है इस वक्त? रमन क्योंकि त्यागी को, इंडिया कांग्रेस में को। सब बंद हो चुका है डॉक्टर साहब। अब इफ एंड बट नहीं बचा है, सब जी जी ईवीएम में बंद है। जी। कह दे फैसला। और जगाधरी का जहाँ तक ख्याल है, वो अकरम को काफी अच्छी बढ़त है, क्योंकि कंवरपाल की गोभी खोदने के लिए एक कौन था हरियाणा के बहुत बढ़त बड़े बनाए पुलिस हुए हैं अधिकारी। कांग्रेस के हाँ, रादौर में बताइए, रादौर में क्या चल रहा है? रादौर में टक्कर है, लेकिन इसमें से श्याम सिंह राणा को अपर हैंड है। बिशन सिंह को शायद, अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ है तो बिशन सिंह इस बार पिछड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार वो जीते थे, लेकिन इस पिछली बार बार कांग्रेस मुश्किल जीती थी वहां से। संभावना। पिछली जी, बार कांग्रेस उम्मीदवार जीता था वहां से, तो इस बार क्या नहीं लग रहा पिछली है? बार तो वहां से कांग्रेस नहीं, उसके क्या बोलते हैं, जो जिसको अभी जो जी। इंद्री से थे, इंद्री से टिकट मांग रहे थे, वो बिशन सिंह सैनी सैनी समुदाय का काफी उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस बार उनको लगता नहीं है कि होगा। पिछले बार हुआ था, इस बार श्याम सिंह किसको राणा जा रही है ये अपर चीज? हैंड ले रहे हैं। आपको जो फीडबैक मिला उसके हिसाब से किसको जाती दिख रही है ये चीज? श्याम सिंह राणा को इस समय बढ़त है। श्याम सिंह राणा कांग्रेस बीजेपी, वाले या बीजेपी वाले? नहीं बीजेपी का है श्याम सिंह राणा। अच्छा। अब मैं रादौर की बात करता हूँ, रादौर में बताइए डॉक्टर साहब। मैं रादौर की बात कर रहा था। अच्छा। मैं रादौर की बात कर रहा था। रादौर में बिशन सिंह सैनी और श्याम सिंह राणा है। श्याम सिंह राणा को जी। इस समय अपर हैंड है, क्योंकि वहां पर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही यूपी ठीक है, के मुख्यमंत्री फिर आए थे। अब सीधे आते हम थानेसर में। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, थानेसर विधानसभा सीट, उस पे आते हैं। थानेसर में क्या हो रहा है? थानेसर में काफी पहले अपर हैंड दिखाई दे रहा था अशोक अरोड़ा कांग्रेस का, लेकिन 2 दिन से काफी फर्क पड़ा है उनका। मार्जिन में कुछ फर्क हो सकता है। कल यहाँ एक छोटी घटना हो गई थी, उनके कार्यकर्ता को मारा गया था, पीटा गया था, तो इससे जी। कुछ फर्क पड़ा होगा शायद। लेकिन ये है कि इस समय भी कांटे की टक्कर में वो सीट निकालेंगे, मार्जिन बेशक कम हो जाए, सीट क्योंकि जो है इस समय अशोक 2 दिन, अरोड़ा पिछले 2 दिन निकाल में के सुभाष जीतेंगे। ने जो मंत्री रहे हैं उनका काफी बढ़त हुआ है पिछले 2 दिन में। चलिए अब लाडवा की बात करते हैं, जहाँ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव मैदान में है। क्या लग रहा है हाँ, वहां पर? पहले लगता था कि कार्यवाहक बहुत, मुख्यमंत्री ने तो हेमा मालिनी को भी बुला लिया था अंतिम दौर में, कि वहां पर जो है जी किस तरह से उनको वोटों की कमी महसूस हो रही थी, समर्थन की कमी महसूस हो रही थी। अट्रैक्शन के हाँ, लिए जो है वो हेमा मालिनी को बुलाया गया। लेकिन हेमा मालिनी शायद कुछ कर नहीं पाई, इसलिए जो आम लोग हैं या जो लोकल लोग हैं या जो बिरादरी के लोग हैं उन पर इस बार भरोसा किया गया है। तो काफी लोग जी। बाहर से उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। काफी धन जी। और बल का प्रयोग इस समय किया जा रहा है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कोई हीरो हीरोइन या वो सब नहीं है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, उनको लाया जा रहा है। और उसी तरह से पोलराइजेशन की उम्मीद की जा रही है। और एक नारा वहाँ पे सैनिकों के बीच चल रहा है। आप बताइए कि लाडवा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री जीत रहे हैं या हार रहे हैं? अगर जीते तो मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन बहुत कम संभावना होगा, यही है कि मेवा यानी सिंह निकालेंगे। 30%। लेकिन मेवा सिंह चलिए भी बुरी शाहबाद में तरह आते फंसे हैं, आप हुए हैं। शाहबाद पे आ जाइए। आप शाहबाद और जोहो में शाहबाद क्या में करवाई तो जा रही है? शाहबाद में तो रामकरण काला जिसको कहा जाता है, उसकी क्लियर वो कांग्रेस के सीट निकल रही है। निवर्तमान विधायक है, कांग्रेस के ही टिकट पे खड़े हैं। पिछली बार वो जो है हाँ, जेजेपी के हाँ, टिकट पर पिछली थे। बार जेजेपी से थे, तो इस बार जी। कांग्रेस की टिकट पे और उनका क्लियर है, वो मार्जिन से जी। जीतेंगे। और और पिहोवा रहा में क्या पेवा, लग रहा है? पेवा में पहले लग रहा था कि डीडी जय भगवान शर्मा वो आगे, जी। जिनको डीडी नाम से जाना जाता है, अपहरण उनका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो जय कांग्रेस में भगवान एक लहर शर्मा सी आई डीडी है, जिसको कहते हैं। हाँ। जय भगवान शर्मा डीडी, तो वहां पे अब जो पोलराइजेशन है जाटों का, और जट सिख तो हैं, और मंत्री के बेटे हैं, हरमंदर सिंह चड्ढा के बेटे मनदीप, तो मनदीप को इस समय अपर हैंड मिल रहा है। और जो और भी जातियां हैं, खासकर जो दलित हैं और जो एक एससी बीसी किसको की मिल रहा जितनी है? भी, आगे कौन बढ़त पे कौन दिख रहा है? मनदीप मनदीप चड्ढा इस समय अपर हैंड में। तथा कांग्रेस के जो है वो बढ़त बनाए हुए जी हैं। अब बात जी करेंगे
रोहतक झज्जर जिलों की, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। पिछली बार दोनों जिलों की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, और इस बार क्या स्थिति है वीरेंद्र जी? हाँ सर, देखिए रोहतक और झज्जर की जहां तक बात है, आपने कहा कि भाई ये देखिए जी, इस क्षेत्र में जो है ना पूरा चुनाव है वो आधार पर जो है ज्यादातर सिटिंग एमएलए को कांग्रेस ने टिकट दी है, और लोगों का जो मतदान है वो इसी हिसाब से हुआ है। यहाँ जो है ज्यादा नारे काम नहीं कर रहे थे, बस चौधरी का नारा जो था कि भाई सत्ता यहाँ आने वाली है, राज यहाँ आने वाला है, ये ज्यादा था। और इसके अलावा क्योंकि किसान बाहुल्य इलाका है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ काफी लूज किया है किसानों के विरोध के कारण, और क्योंकि ये सैनिकों का भी इलाका रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही महम की बात, महम एक ऐसी सीट है जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, लेकिन अब की बार अगर कहा जाए जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से आखिरी दिनों में माहौल पलटा है, वो सीधा सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस के बलराम दांगी और बलराज कुंडू के बीच में फंस गया है, और इसमें कोई भी जीत सकता है। और इतना आसान बलराज कुंडू के लिए नहीं होगा कि पिछली बार जैसे वो निर्दलीय जीते थे, अब की बार परिणाम ही बता पाएगा कि क्या स्थिति है। और बाकी सभी साथ आप ये लगा लीजिए कि बादली में थोड़ा सा मदीना में झड़प हुई है, मदीना में जो झड़प हुई है पूर्व मंत्री दांगी, आनंद सिंह दांगी और पूर्व विधायक जो है बलराज कुंडू के बीच, तो उसका क्या परिणाम निकलने जा रहा है? क्या लगता है कि महम में अब भी जो है बलराज कुंडू का अपर हैंड है? नहीं, देखिए ऐसा है, इस बात से दो बातों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं या वहां इस तरह की बातें आई हैं कि भाई बलराज कुंडू के लिए स्थिति बड़ा मुश्किल हो गई है, वो इस तरह का इसलिए प्रचार कर रहे हैं। वो एक सिंपैथी वोट, मेरे साथ मारपीट की गई या इस तरह के कुछ दबंगई के आरोप लगा रहे हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो उनके लिए खराब हुई हो, ये भी हो सकता है। गढ़ी सातना किलोई का क्या हाल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में है? सर ये तो पूरे हरियाणा को पता है और बाहर के लोग सबको पता है कि वो एक ऐसी सीट है सर जहां से किसी भी उम्मीदवार को, जो दूसरे उम्मीदवार है वहां से किसी की जमानत बच जाए, इस तरह की वोटिंग हुई है वहां। दूसरे किसी भी उम्मीदवार के लिए जमानत बचा पाना अपने आप में एक जो चुनौती होगा, वो तो क्लियर है बिल्कुल। कलानौर की तरफ जा रहा है इस बार। कलानौर में तीसरी बार जो है शकुंतला खट्टर चुनाव लड़ रही है। देखिए ऐसा 3 बार तो वो विधायक रह चुकी हैं, और चौथी बात ये है कि वहां देखिए हम पूरे रोहतक की बात करें जिसमें झज्जर है, हाँ रोहतक है, और आप सोनीपत की भी सीट लगा लीजिए, यहाँ जो है पूरा जो चुनाव है वो रोहतक या आसपास जो है इस इलाके में राज के लिए चौधरी के नारे के ऊपर लड़ा जा रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बादली में जो है वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और निवर्तमान विधायक जो है वो डॉक्टर वत्स हैं, उनके बीच मुकाबला क्या लगता है? कुलदीप वत्स नहीं, देखिए बादली का जैसे आपने चुनाव की बात की, वहां जो है थोड़ा वहां क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, वहां जो है 1-2 लोग और भी ऐसे खड़े हैं जो वहां जो कांग्रेस के बागी हैं, वो लोग भी जो है विरोध कर रहे हैं, और कुलदीप वत्स की जो निष्क्रियता है वो भी थोड़ा आड़े आई। लेकिन अल्टीमेटली जो है चुनाव यहाँ भी वही है कि भाई अगर ये एमएलए बनते हैं तो शायद यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, वो जो नैरेटिव या माहौल है उसके हिसाब से लोगों ने वोटिंग की है। तो इतना मुश्किल चुनाव है, इसका परिणाम घोषणा करना पाओ। जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनके, हाँ बिल्कुल, देखिए हुड्डा के चेहरे पे ही वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस तरह से कहते हैं कि बीजेपी का कमल ही जो है वो उम्मीदवार है, तो रोहतक और झज्जर जिलों में उम्मीदवार जो है वो भूपेंद्र हुड्डा ही है। जी देख बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से आज चुनाव हुआ है, लोगों ने वोट किया है, उसमें ये प्रभाव साफ दिखाई देता है कि यहाँ देखिए चाहे कलानौर है चाहे महम है,
आप चाहे बादली की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, आप चाहे बड़ौदा की बात करें, इस आसपास के सारे इलाके में, यहाँ जो है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ये कह के ही वोट मांगा है कि भाई आपका वोट जो है आप हमें दीजिए, हम आपके लिए जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की जो है पूरा जो नाम है हुड्डा साहब का ही चल रहा है, उन्हीं के नाम पे यहाँ वोटिंग हो रही है। मुद्दे जो है वो बहुत कम इफेक्टिव रहे इस चुनाव में, तो वोटिंग हुई है वो उनके नाम पे हुई है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलेगा वो कमल के नाम पे मिलेगा। बहादुरगढ़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार है राजेश, क्या सर? वो काफी आगे बढ़ता दिख रहा है, लगता है कि बीजेपी से भी ज्यादा वोट ले जाएगा, क्या लगता है यहाँ? हाँ तो उसने जरूर, हाँ देखिए बहादुरगढ़ में राजेश जून जो निर्दलीय उम्मीदवार है, ये पहले जो है कांग्रेस के टिकट के इच्छुक थे, और पिछली जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वादा किया गया था कि कांग्रेस हाईकमान से सारे नेतृत्व ने कि भाई हमें टिकट मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े हैं, और उन्होंने जो है एक अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है, और वो फाइट में बने हुए हैं, और वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कांग्रेस को मुश्किल होगी। और वो जिस तरह से दिख रहा है वो कहीं ना कहीं, और झज्जर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कितनी कांग्रेस को और कितनी बीजेपी को दे रहे हैं, या कौन कितनी निर्दलीय को दे रहे हैं? 8 में से कितनी सीटें? जिस तरह से वोटिंग देखिए, इस 8 में से आप ये लगाइए जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 6 पे तो कांग्रेस क्लियर है, और 2 जो और सीटें बहादुरगढ़ की आप लगा लीजिए और महम की लगा लीजिए, यहां जो है कांग्रेस जो है फाइट में है। ऐसा नहीं कह सकते हम, यहाँ कांग्रेस को जो है डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यानी 49-51 का मुकाबला है यहाँ। 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त में है, बीजेपी कहीं नहीं है, और 2 सीटों पर निर्दलीय कड़ी टक्कर में है। उनमें भी आप किसको एज दे रहे हैं? दोनों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, अब मुकेश जी के पास हिसार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। मुकेश जी के पास चलते हैं, हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी लेने के लिए। मुकेश जी, मतदान के बाद मिले फीडबैक के मुताबिक किस सीट पर कौन आगे है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदमपुर से। आदमपुर हॉट सीट है, भजनलाल की पुश्तैनी सीट मानी जाती है, भजनलाल परिवार की। बिल्कुल, आदमपुर से जो है कुलदीप बिश्नोई कोई और भारी चुनाव नहीं जीता है। बिल्कुल, 1966 के बाद आज तक जो है आदमपुर में भजनलाल परिवार के अलावा कोई चुनाव नहीं जीता है। अगर एक बार चुनाव जीते हैं तो वो भी भजनलाल परिवार के आशीर्वाद से ही जीते हैं। और इस बार जो है कुलदीप बिश्नोई के प्रपुत्र हैं भव्य बिश्नोई, जो पिछली बार विधायक थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस हैं, अधिकारी हैं, वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार बिल्कुल क्लियर जो है भव्य बिश्नोई की जीत हो सकती है, कड़ा मुकाबला कांग्रेस की तरफ से उसको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम किसी को मार्जिन देने की या अपर हैंड करने की बात, जैसा कि आप कह रहे हैं, करें, तो भव्य बिश्नोई जो है वो थोड़े मार्जिन से सही लेकिन सीट निकाल लेंगे। लेकिन एज जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी को मिल रहा है। और इसी तरह अगर हिसार विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो हिसार विधानसभा क्षेत्र में कमल गुप्ता, जो पिछले लगातार 2 बार से विधायक बन रहे थे, और सावित्री जिंदल जो कि बीजेपी में ही थी, लेकिन टिकट पाने में कमल गुप्ता कामयाब रहे। लेकिन अंदर खाते में जो था वो कमल गुप्ता का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक विरोध कह लो या एक एंटी इनकम्बेंसी कह लो, वो दिख रही थी। उसका फायदा जो है वो सावित्री जिंदल को मिला है, और सावित्री जिंदल यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि क्लियर कट जो है वो जीत रही है, और बड़े मार्जिन से जीत रही है। हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिसार की जो सीट है वो लगभग तय मानी जा रही है। इसके साथ लगती सीट है नलवा। नलवा में जो है अनिल मान जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और पनिहार जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। यहाँ पर अभी तक आपने 3 सीटों के बारे में बताया, 3 में से एक बीजेपी, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस। हांसी में क्या लगता है? हांसी में भी बिल्कुल इसी तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राहुल मक्कड़ जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इस बार जो है बीजेपी कह रहा हूं, कांग्रेस ने पहली बार पंजाबी समुदाय के जो उम्मीदवार को राहुल मक्कड़ को उतारा है, जो अमीर चंद मक्कड़ पूर्व एमएलए के जो है सपुत्र माने गए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा विनोद ब्याणा जो वर्तमान में विधायक हैं, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शहर के अंदर बीजेपी जो है अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन गांव के अंदर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। और अगर अपर हैंड की बात आगे निकल रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं
थोड़े मार्जिन से आगे निकलती दिखाई दे रही है। और बरवाड़ा सीट की बताइए, बरवाड़ा सीट आपकी भी बहुत प्रिय सीट है, यहाँ पर आप वहीं से बिलोंग करते हैं। बरवाड़ा में क्या हो रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआत में यहाँ कांग्रेस जो थी बहुत आगे चल रही थी। विनोद जो गुडेला है वो कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन रणबीर गंगवा वो भी कुम्हार समुदाय से आते हैं और गुडेला भी कुम्हार समुदाय से आते हैं। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रणबीर, और दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर जो है इनेलो प्रत्याशी संजना सातरोड जो है, उन्होंने भी जो है अच्छी टक्कर दे दी है, वो त्रिकोणीय मुकाबले में आ गई है। इस वजह से जो कांग्रेस को जो है, क्योंकि संजना सातरोड बढ़त कौन बनाए हुए है? बढ़त अगर आप बात करो बरवाला की, तो वर्तमान में बीजेपी बढ़त बढ़ाते हुए वहां दिख रही है। बरवाला में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस की बजाय इनेलो वहां पर टक्कर दे रही है। कांग्रेस भी मुकाबले में है, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण वोटों में जो है संजना ने बहुत बड़ा हिस्सेदारी अगर कहें उसको बांट लिया है, उस वजह से कांग्रेस वहां कमजोर दिखाई दे रही है। अब अच्छी नारनौंद सीट को हॉट सीट माना जाता है, और नारनौंद में जो है वो पूर्व मंत्री जो है वो कैप्टन अभिमन्यु चुनाव मैदान में है, उनके साथ कांग्रेस के जो है वो पेटवार जो है वो मैदान में, जस्सी पेटवार। बिल्कुल यहाँ जो है क्या लग रहा है वहाँ क्या होने जा रहा है इस बार? नारनौंद में बिल्कुल जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने फाइट की है और 3-4 दिन से पिछले जो है इलेक्शन को उठाया है, लेकिन यहाँ अभी भी जो है अगर हम अपर हैंड की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अपर हैंड में दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटली ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरियो में किसानों में की बात करते हैं तो कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इस वजह से जो है कांग्रेस यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। और इसके अलावा एक सीट दिखाई दे रही है, अंतिम बढ़त किसकी लग रही है? पेटवार कांग्रेस प्रत्याशी तो और इसी तरह से पुलाना की बात करते हैं, पुलाना सीट जो रह गई है, पुलाना में नरेश सेनवार और अनूप धानक जो है पूर्व मंत्री जो जजपा से थे पहले, अब जो है वो बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं। यहाँ जो है एक तरफा अगर कहें तो मुकाबला है, वो कांग्रेस यहाँ पे बड़े आराम से जीत रही है। नरेश सेनवाल जो कांग्रेस कितनी सीटों पर कांग्रेस और कितनी पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है आज अभी? अगर 7 सीटों की बात करते हैं तो 3 सीटों पर जो है कांग्रेस, 3 सीटों पर बीजेपी और हिसार सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल जो है एक तरह से जीतती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी और बहुत शानदार जो है आपने विश्लेषण किया। अब मैं नरेश जी के पास चलता हूँ। नरेश जी, रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें, बावल, रेवाड़ी और कोसली, कौन बाजी मार सकते तीनों में? रेवाड़ी कांग्रेस जी, पहले भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वहां से कांग्रेस के विधायक थे और इस बार भी कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। बावल की क्या लगता है स्थिति? बावल सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है आपका। बावल में भी कांग्रेस का एज दिखाई दे रहा है। जी, कांग्रेस का एज दिखाई दे रहा है। और कोसली में क्या लगता है? कोसली की सीट, अटेली की सीट और बादशाहपुर की सीट, ये तीनों सीटें आपस में लड़ रही हैं। अच्छा, तो अगर बादशाहपुर आपस में लड़ रही हैं, इनको लड़ाने वाला जो कठपुतली का मास्टर है, मतलब वो अगर अटेली से आरती राव जीत जाती हैं तो नरबीर सिंह की हार निश्चित रूप से तय है। और अगर आरती राव अटेली से हार रही हैं तो बादशाहपुर से भी जीत सकते हैं और कोसली से भी जगदीश यादव क्लियर हैं। ये इन तीनों सीटों की पोजीशन। जी जी, अब मैं राकेश के पास चलता हूं। राकेश, नहीं, आपके पास फिर आऊंगा। फिलहाल मुझे केवल रेवाड़ी पे बात करनी थी, मैं जल्दी आपके पास लौट के आ रहा हूँ। एक राउंड और आ रहा है अभी। राकेश, पलवल और मेवात जिलों की 6 विधानसभा सीटों पर आपको क्या लग रहा है? मतदान के बाद क्या फीडबैक मिला है? पहले मेवात जिले का हाल बताइए। मेवात की अगर बात करें तो मेवात की तीनों सीटों पर कांग्रेस को एज होता दिखाई दे रहा है।
लेकिन बात नूहू की करें तो नूहू में बीजेपी मुकाबले में नहीं है। यहाँ सीधा सीधा मुकाबला इनेलो कैंडिडेट ताहिर हुसैन और बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट आफताब अहमद के बीच है। आफताब अहमद आसानी से सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से सोहना से विधायक रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री संजय सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन वो इस बार यहाँ मुकाबले में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। बात फिरोजपुर झिरका की जाए तो फिरोजपुर झिरका में नूह जिले की तीनों बहुत बड़ी आंधी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दी है और साफ बिल्कुल नूहू की सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। बात फिरोजपुर झिरका की करते हैं। फिरोजपुर झिरका में बहुत बड़ी आंधी कांग्रेस के पक्ष में चली हुई है और मामन खान इंजीनियर बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। हो सकता है कि मैंने 2-3 बार इस बात को कहा कि ये बहुत बड़ी जीत हरियाणा के टॉप 5 जो जीत होंगी उनमें ये शामिल रहेगी। यहाँ मुकाबला कोई कैंडिडेट मामन खान इंजीनियर को देता नहीं दिख रहा है। हालांकि बीजेपी और इनेलो में दूसरे नंबर को लेकर के यहाँ लड़ाई होती जरूर दिख रही है। बात अगर पुन्हाना की करें तो पुन्हाना पर भी बीजेपी टक्कर में नहीं है। बीजेपी कैंडिडेट यहाँ भी टक्कर में नहीं है। वहां कांग्रेस कैंडिडेट इलियास मोहम्मद और निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान मुकाबले में है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। जो अभी जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से इलियास सीट निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कांटे का मुकाबला होगा। पिछली बार भी यहाँ रोचक मुकाबला हुआ था। यहाँ मात्र 800 वोटों से इलियास इलेक्शन जीते थे, तो इस बार भी हो सकता है कि 1000-2000 के बीच ही यहाँ हार जीत तय हो। लेकिन जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से थोड़ा सा एज इलियास को जाता दिख रहा है। बात अगर पलवल जिले की करें तो पलवल पर बहुत कांटे का मुकाबला है। यहाँ करण दलाल और गौरव गौतम के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा एज करण दलाल को है और करण दलाल ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट हैं, यानी कि कांग्रेस यहाँ भी बाजी मारती दिख रही है। जी, होडल और हसीन में क्या लग रहा है? होडल एक तरफा चुनाव है। यहाँ से उदयभान आसानी से चुनाव निकाल रहे हैं। यहाँ कोई टक्कर हरेंद्र जो बीजेपी कैंडिडेट है वो देते नहीं दिख रहे हैं। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 10-20 हजार से उदयभान ये सीट जीत जाएंगे। दूसरी बात अगर हतीन की करें तो हतीन पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से इशराइल खान मैदान में है, बीजेपी की तरफ से मनोज रावत मैदान में है और इनेलो कैंडिडेट तैयब भीमसी का वो भी यहाँ मैदान में है। तो इन तीनों के बीच ही यहाँ मुकाबला है, लेकिन जो एज है वो थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी कि मेवात और पलवल की अगर 6 की 6 सीटों को मिलाया जाए तो यहाँ 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। अगर सिर्फ बदलाव हुआ तो हतीन और पुन्हाना की सीट पर जो है वो थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, लेकिन हमारे नजरिए से ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। जी राकेश जी, बहुत बढ़िया। मैं आपके पास फिर आता हूँ। तो आपने जो है नूह और पलवल और फरीदाबाद जिलों का हाल बताया है और फिर एक तरह से पूरा नंबर पूछेंगे जानने के लिए। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। अभी डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, बीजेपी का जीटी रोड का किला ढहता नजर आ रहा है। करनाल की 5 और पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आपके पास क्या सूचना है? देखिए, करनाल में सुमिता सिंह का अपर हैंड है, क्योंकि जितने भी जाट हैं या जट सिख हैं वो सब उसी के साथ हैं और शहर में उनका काफ़ी, क्योंकि पहले भी वो एमएलए रही हैं, तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और क्योंकि अगर वहाँ पे बीजेपी की स्थिति मजबूत होती तो वहाँ से नायब सिंह को लड़ाया जाता, लेकिन वहाँ अब लगता नहीं है कि खट्टर के पांव उखड़ने के बाद वहाँ पर बीजेपी का कोई अर्थ, जिस आदमी को दिया गया है टिकट वो आदमी को कोई लोकप्रियता उस तरह की नहीं है। बीजेपी का कैडर ही खुद उससे बहुत दुखी है, तो इसलिए जो अपर हैंड है वो सीधा करनाल का हो गया। नीलोखेड़ी इंद्री का बताइए। नीलोखेड़ी में तो कांग्रेस का पहले से ही है, तो वहाँ पे कांग्रेस के
कबीरपंथी है, वही उनका एज है जी नीलोखेड़ी में। आगे आइए पानीपत में तो सीधी लड़ाई है। अगर वहां पे सचिन कुंडू को माना जाता है, जो कांग्रेस के हैं, वो माना जाता है वो पैराशूटर हैं। उसकी बजाय जो विजय जैन वहाँ पे जो पार्षद रहे थे, अगर उन्हीं को टिकट दे दिया जाता, वो मांग रहे थे कांग्रेस से टिकट, उनको नहीं दिया गया और सचिन कुंडू पैरासाइड से उतर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे महिपाल ढांडा और इनके बीच में है मुकाबला। लेकिन कांग्रेस का वहाँ अभी है नहीं। मुझे जो फीडबैक मिला है वहां से लग रहा है कि महिपाल ढांडा जो है फिर से सीट निकालते दिख रहे हैं। जी, मेरा कहने का मतलब वही था कि और पानीपत शहर में भी ऐसा ही लग रहा है कि प्रमोद विद जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इसराना और समालखा में क्या लग रहा है? इसराना में वो पुराने नेता हैं कृष्णपाल पंवार जी, वो उनको उतारा गया। उनके मुकाबले में वाल्मीकि हैं, बलबीर वाल्मीकि। तो लगता यही है, हालांकि वो काफी समय के बाद लौटे हैं अपने इलाके में कृष्णपाल, लेकिन लगता है कि कृष्णपाल इस बार वहां से निकाल पाएंगे, क्योंकि इलाका इस तरह का है कि वो काफी पॉपुलर रहे हैं वहाँ कृष्णपाल, और काफी बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो है। और जहाँ तक समालखा की बात है, समालखा में तो अब एक और जो वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी थे धर्म सिंह चोकर, उनको अभी हाई कोर्ट का भी नोटिस आ गया, जमानत पे हैं नहीं है इस तरह का, तो उनके फेवर में घरौंडा और असम छूट गए हमसे, करनाल जिले के घरौंडा और असम छूट गए। असम में तो सीधा गोगी है वहाँ। तो सबसे पहले राहुल गांधी वहाँ पे आए थे, सबसे पहले मंच पे उन्हीं को बुलाया गया था, और वो निवर्तमान एमएलए हैं। तो गोगी वहाँ से कांग्रेस के। मैं फिर आता हूँ आपके पास। आपने आज जो है 27 सीटों का विश्लेषण किया है, 27 सीटों के बारे में आपने बताया है। अभी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा ये जानने के लिए कि 27 में से कितनी सीटें किस पार्टी की तरफ जा रही है। ये डाटा आप अपना तैयार कर दीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। और मैं अब वीरेंद्र जी चले गए हैं, जींद जिले के बारे में मैं खुद बता देता हूँ कि जो फीडबैक मुझे मिला है, क्योंकि अभी तक वीरेंद्र जी का कनेक्शन जो है वो बहाल नहीं हुआ है। वीरेंद्र जी जींद जिले की 5 में से 2 हार्ड सीट मानी जा रही है। सबसे पहले लगता है कि उचाना बहुत हार्ड सीट है, और जुलाना। उचाना में जो लगता है कि बेशक निर्दलीय उम्मीदवार वहां हावी दिख रहे हैं, लेकिन एज जो है वो मिलता कांग्रेस को दिख रहा है। और जुलाना में बताया जा रहा है कि एक तरफा चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। सफीदों में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिख रही है। जींद जो शहरी विधानसभा सीट है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, जबकि नरवाना में बड़ा रोचक मुकाबला है और वहां से इनेलो उम्मीदवार बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। अब मैं मुकेश के पास आता हूं एक बार फिर से। मुकेश, फतेहाबाद जिले की 3 सीटों के बारे में क्या फीडबैक है? बिल्कुल, फतेहाबाद अगर हम शहर की बात करते हैं तो यहाँ से दोड़ाराम जो पूर्व में विधायक रहे हैं, दोड़ाराम और बलवान दौलतपुरिया भी पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनेलो की टिकट से। इस बार वो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट अगर कहें तो ये दोनों की फाइट हुई है। और शहरी जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है, जो इसमें पड़ रहा है फतेहाबाद और भूना, एक तरफा जो बीजेपी के पक्ष में दिखा दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वो सारा का सारा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। इसमें जो मुकाबला कहें तो हमें बिल्कुल 50-50 नेक टू नेक मुकाबला वो बोल सकते हैं। इस सीट को, वो रतिया सीट को, जहां सुनीता दुग्गल लड़ रही हैं, और सुनीता दुग्गल के जो जरनैल सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लड़ रहे हैं। इन 2 सीटों पर जो है मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक है, और कोई भी मुकाबला इसमें जीत सकता है। और रही बात टोहाना की सीट की, तो यहाँ पर परमवीर और देवेंद्र बबली दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर परमवीर जो है वो थोड़ी बहुत अपर हैंड जो है वो ग्रामीण इलाके में बनाए हुए हैं, क्योंकि शहरी इलाके पे भी जो परमवीर है पहले भी कांग्रेस से रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वो शहरी इलाके में भी पकड़ रहे हैं। तो वहां पर अपर हैंड जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। और अगर फतेहाबाद की बात करते हैं, बाकी तो जीते रतिया और फतेहाबाद की जो है यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
और इन दोनों सीटों में से कोई भी जीत सकता है। तो फतेहाबाद की 3 सीटों में से कितनी बीजेपी को मिलती दिख रही है और कितनी कांग्रेस को? 2 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को। एक रतिया और फतेहाबाद में से 1 सीट बीजेपी को, कोई भी सीट जा सकती है क्योंकि दोनों में नेक टू नेक मुकाबला है और 2 सीटें कांग्रेस के। फिर आता हूँ, आपने भी जो है आज जो है करीब 15 सीटों का विवरण दिया है, 15 सीटों का फीडबैक दर्शकों के सामने रखा है, उस पर बात करेंगे। अभी मैं लौट के आता हूँ, अभी नरेश जी के पास चलता हूँ मैं। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदाता का रुख क्या है? अटेली से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी सीट निकाल पाएगी? अटेली, नारनौल और कोसली, जी, ये 3 सीटें राव साहब को बीजेपी ने दी हैं उनके हिसाब से। जो अहीरवाल में अब लड़ाई चल रही है वो राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस बीजेपी। 7 सीटें बीजेपी ने दी हैं, इंक्लूडिंग महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी। बावड़ की सीट वो कॉमन है, खट्टर साहब ने भी दी है, राव साहब भी कहते हैं कि भाई मेरी भी सहमति है। मुझे लगता है राव साहब की सहमति ली गई है सीट खट्टर साहब की, सहमति ली गई है। सहमति ली गई, वो दी खट्टर साहब ने है, क्योंकि राव साहब ने तो बनवारी की टिकट वहां कटवाई थी, जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर था, लगातार 2 बार जीता था। तो अटेली और नारनौल, ये दोनों सीटें राव साहब ने अपना प्रेस्टेज इश्यू बना रखा है। तो इन पर जो बीजेपी और एंटी राव है उन्होंने मोर्चेबंदी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं राव साहब की प्रतिष्ठा और उनका मान सम्मान और वो चीज वहां हावी दिखाई दे रही है, जबकि महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में कांग्रेस को एज दिखाई दे। महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, नारनौल और अटेली फंसी हुई बता रहे हैं आप। हाँ, राव साहब की प्रेस्टेज दाव पर लगी हुई। प्रेस्टेज इशू बेशक भी हो, लेकिन फिर भी एज तो देना ही पड़ेगा। अब हमारे पास फंसी हुई बताने का रास्ता नहीं बचा है। बता रहा हूं मैं, रिजल्ट कैद हो चुका है, अब उनका एज नहीं, उनका एज। चलिए मैं फिर आता हूं आपके पास। 11 सीटों का विश्लेषण आपने दिया है और इन 11 सीटों में से कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास जाएंगी और कितनी बीजेपी के और कितनी निर्दलीयों के पास, ये आपने बताना है। और पता लगा है कि एक जगह पर जो है वो इनेलो के उम्मीदवार भी काफी आगे दिख रहे हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना जी। डॉक्टर साहब, अब आपका एक जिला बचता है कैथल। कैथल जिले की 4 सीटों पर, 4 विधानसभा सीटों के बारे में बताइए। ये अंतिम एक तरह से है, क्या सूचनाएं निकल के आ रही है कैथल, कलायत, कुंडरी और फूला चिक्का से? कैथल में तो कांग्रेस का एज है, क्योंकि जी जान से लगे हुए सुरजेवाला जूनियर और सुरजेवाला सीनियर, और क्योंकि वहाँ पे जितने भी और दूसरे नेता थे, जितने पंजाबी नेता थे, उन सब ने ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस को। सुरेंद्र मदान बहुत पुराने मंत्री रहे हैं वहाँ पे, इनेलो में भी थे और बाद में भजन लाल के साथ भी हो गए थे। तो उनकी सपोर्ट से जितना भी शहर का पंजाबी वोट है वो उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो उनको आज की तारीख में आदित्य को एक तरह से बढ़त वहाँ पे मिली हुई है। और लीलाराम गुर्जर जो बीजेपी से रहे निवर्तमान विधायक हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो आगे निकले हुए हैं आज की तारीख में। तो आदित्य को अपर हैंड वहाँ पे है। दूसरा रहा कलायत। कलायत में जो लड़ाई है वो बेटे लड़ रहे हैं जेपी के विकास सहारण, और उनको चौकोने मुकाबले में थे शुरू में इनेलो के रामपाल माजरा थे और अनुराग ढांडा जो आप पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे वो थे, और एक कमलेश ढांडा जो बीजेपी से हैं। इन सबको मात दे रही थी वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट अनीता ढुल। लेकिन इन्होंने कुछ जितने भी गुजर वोट कुछ इलाके में पड़ते हैं उनके साथ और लीलाराम गुर्जर के साथ
कोई बातचीत या कोई समझौता उस इलाके में हुआ है, जिससे अब विकास सहारण को निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी वहाँ मुकाबले में नहीं है, अनीता ढुल वहाँ मुकाबले में हैं, रामपाल माजरा भी हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन सीधी लड़ाई विकास और अनीता के बीच में है और शायद विकास सहारण ये सीट निकाल पाए। जी, अब बात करते हैं पुंडरी की। पुंडरी एक ऐसा हलका है जहां पिछले काफी समय से जो है निर्दलीय जो है विधायक बनते आ रहे हैं। जी, नहीं क्या लगता है पे इस भी बार भी निर्दलीय आएगा? क्योंकि जितने भी वहाँ जो इम्पोर्टेंट नेता थे, तो वो सब नेता वहाँ से निकल करके दूसरी जगह चले गए, क्योंकि किसी की भी उम्मीद के मुताबिक वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया। तो इसलिए अभी वहाँ पे बहुत घालमेल की स्थिति है। किसी के बारे में भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और एक खास चीज ये है कि वहाँ पे रोड बरादरी का है और ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण वोट किस तरफ जाएंगे ये डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे जो लग रहा है तो ये है कि वहाँ पे क्योंकि कोई भी विधायक एक बार से ज्यादा वहाँ पे रहा नहीं, दूसरी बारी में वहाँ पे पलटा मारा जाता है। तो इस बार हर बार नया विधायक आता है और निर्दलीय आता है। जी और बिल्कुल, लगता तो है इस बार भी जो है वहाँ निर्दलीय जो है वो बढ़त बनाते दिख रहे हैं। जो मुझे फीडबैक मिला है उसके हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है, आपको कुछ अलग मिला है तो बता सकते हैं। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क जो है वो कट गया है। भिवानी और दादरी जिले की, भिवानी की 4 और दादरी जिले की 6 सीटें जो हैं, इनका फीडबैक जो मुझे मिला है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ कि तोशाम से जो है किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतती हुई दिख रही है। भवानी खेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। लोहारू में भी कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। दादरी में भी कांग्रेस उम्मीदवार और बाढ़ड़ा में भी कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त है। लेकिन भिवानी शहर में अभी भी ये क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी का सीटिंग एमएलए वहां से है तो उसको एक तरह से एज देते हैं, यानी 2 सीटें जो है वो क्लियर कट जो है वो बीजेपी की तरफ दी जा सकती हैं। बाकी जो तो भिवानी की बाकी सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं। लोहारू से जेपी दलाल का चुनाव भी जो है लगता है कि इस बार वो पिछड़ जाए। ये इस तरह का फीडबैक हमें मिला है और प्रदेश की 90 की 90 सीटों की जानकारी अब निष्कर्ष रूप में लेने जा रहे हैं। हम चलते हैं डॉक्टर चतर सिंह के पास, जिन्होंने कुल पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों की कुल 27 विधानसभा सीटों के बारे में आपने फीडबैक दिया है। इनमें से कितनी सीटें जो हैं किस पार्टी को, बीजेपी को और कांग्रेस को, तथा कितनी इनेलो, बसपा और या अन्य को मिलने जा रही है? डॉक्टर साहब, फाइनल आंकड़ा 27 में से। 27 में से जो मुझे लगता है कि 14 पे कांग्रेस आगे है, बाकी में बीजेपी प्लस अदर्स, क्योंकि मैंने जो अन्य की बात कर रहे हैं वो सब अदर्स में ले लिया। मैं आपको गिनती करवाई देता हूँ, बता दीजिए। मैं आपको गिनती करवाई देता हूँ। नहीं, वैसे बता दीजिए, गिनती करवाने की जरूरत नहीं है, आप जी वो तो बता ही चुके हैं पहले। पंचकुला, नारायणगढ़, जगाधरी, अंबाला सिटी, शाहबाद, थानेसर, कैथल, सेवा, कलायत, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल और स्मालखा, इस सब में कांग्रेस आगे है। यानी 14 में कांग्रेस आगे है। बीजेपी में बीजेपी कितनी सीटों पर आगे दिख रही है? बीजेपी का मैं बता देता हूँ, कालका अंबाला। डॉक्टर साहब सिर्फ नंबर बता देता हूँ। मैं ये भी देखना है कि मेरा अंदाजा कितना निकलेगा। चलिए। पानीपत सिटी, पानीपत रूरल और इसराना, कृष्णपाल और इतने प्लस अदर्स हैं जी। इसमें लोकदल की भी हैं, जैसे यमुनानगर में लोकदल इन्हें लोग निकाल सकता है सीट, और कहीं भी हो सकती हैं। और जो लेटेस्ट मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, तो लाडवा में
पूरी संभावना है इस समय पोलिंग के बाद की जो चीजें कि नायब सिंह सैनी अपनी सीट निकाल सकते हैं चाहे मार्जिन कितना भी हो जी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है ये है बीजेपी की कितनी सीटें हुई कि धनबद कुल मिलाकर के इनकी बीजेपी प्लस अदर्स, क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते निश्चित रूप से कि किसको मिलेगा। 14 कांग्रेस को बता दिए, इसी तरह से कितनी बीजेपी दिख रही है? बीजेपी का अगर मैं कहूँ तो हम अनुमान ही बता सकते हैं, ज्योतिषी नहीं है हम, अनुमान ही बता रहे हैं। अनुमान फेल भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये भी कहने जा रहे हैं कि कोई हमारा ये प्रोग्राम देख के सट्टा ना लगाए। 7 सीटें उनकी लगभग क्लियर दिखाई दे रही हैं। 8 क्लियर दिखाई दे रही हैं। इनेलो की कितनी दिख रही हैं? इनेलो का तो इस समय मुझे जो दिख रहा है सिर्फ एक है, दिलबाग एक इनेलो की दिख रही है। और ये हो गई आपकी 23 सीटें। 4 सीटें और कौन सी रह गई हैं जो फंस गई हैं, जिनमें आपको लगता है कि कोई निर्दलीय या कौन आगे जा रहा है? यानी 4 पे आप जो है टफ कंपटीशन मान रहे हैं, बहुत ही टफ की फैसला नहीं कर पा रहे। जी हो सकता है इंद्री में हो सकता है, टफ फाइट है, कोई भी निकाल सकता है। तो इंद्री में निर्दलीय जा सकता है, एक हो गया। 3 सीटें और बची हैं। रादौर में क्या होगा? निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना, बीजेपी हो सकती है या बिशन सिंह, मतलब बीजेपी या कांग्रेस हो सकती है। रादौर में यानी बीजेपी की 9 सीट हो गई। हालांकि श्याम सिंह राणा के चांस ज्यादा हैं क्योंकि काफी सपोर्ट उनको मिला है। और ये लाडवा और रादौर दोनों मिलती जुलती बाउंड्रिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एक दूसरे की मदद भी वो कर रहे हैं, तो हो सकता है लाडवा तो आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री को दे। हाँ, नायब सिंह को दे रहा हूँ। हाँ, तो बाकी 2 सीटें बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए हम उन दोनों सीटों को भी बीजेपी के खाते में डाल देते हैं जी। ये मान के एंड अदर्स जी एज दे देते हैं। ठीक है जी। वीरेंद्र जी है नहीं, उन्होंने सोनीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, भिवानी और दादरी जिलों की कुल 26 सीटों के बारे में जानकारी देनी थी। इनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये अब अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि रोहतक और झज्जर की 8 सीटों में से जो है वो 8 में से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। सोनीपत जिले की जो है वो 5 सीटों में से 6 सीटों में से 4 सीट जो है वो कांग्रेस को जा रही हैं और 1 बीजेपी को, और 1 सीट जो है वो निर्दलीय को जाती दिख रही है गन्नौर की। यानी सोनीपत, रोहतक, झज्जर और बहादुरगढ़ में से 2 सीट पर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार दिख सकते हैं। और इस तरह से इनेलो का कोई खाता यहाँ नहीं खुल रहा है या किसी अन्य पार्टी का नहीं खुल रहा है, केवल बीजेपी और जो है वो कांग्रेस के बीच मुकाबला है। और कांग्रेस की जो है 25 में 7 अच्छा 10 इन 13 अभी बीजेपी के लिए भी जो है वो सीटें कई बचती हैं, जिनमें से भिवानी, तोशाम और एक तरह से जो है आपका जींद में भी 1 सीट जो है वो बीजेपी को जा रही है। 4 सीटें जो हैं एक तरह से यहाँ जोड़ सकते हैं हम। और एक तरह से लगता है कि इनमें से जो है वीरेंद्र जी की जो 25 सीटें हैं उनमें से हम ये कह सकते हैं कि करीब 15 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं आप। वीरेंद्र जी का सारा विश्लेषण मुझे खुद करना पड़ रहा है और अब जो है मैं आता हूं सीधे सीधे मुकेश जी के पास। मुकेश जी,
आपने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले की कुल 15 सीटों का विश्लेषण दिया है। इनमें से क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जो है वो एक तरह से कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है, कितनी बीजेपी की तरफ जा रही है और कितनी इन्हें लोग? 5 सीटें जो हैं, मैं पहले अलग अलग करके फिर इकट्ठी भी आपको बता रहा हूँ। 5 सीटें जो हैं सिरसा जिले की हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस को और 2 आईएनएलडी को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बीजेपी की कोई सीट निकलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। और रही बात फतेहाबाद जिले की, तो इसमें 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट जो है वो बीजेपी की तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है हिसार की है, हिसार में 7 सीटें टोटल हैं, 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें बीजेपी और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं मेरी टोटल 15 सीटों की बात करूं तो 8 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी, 2 सीटें आईएनएलडी और 1 आजाद उम्मीदवार जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हालांकि ये नतीजे नहीं है, ये केवल एक अंदाजा है। आपने बताया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नरेश जी के पास जाना चाहूंगा। नरेश जी, आपको क्या लगता है 11 सीटों में से कितनी सीटें जो हैं वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव की, कितनी सीटें जो हैं कांग्रेस और कितनी सीटें बीजेपी की तरफ जा रही? 6 सीटें कंफर्म कांग्रेस की तरफ जी, 3 सीटें कंफर्म बीजेपी की तरफ जी, 1 सीट निर्दलीय को भी जा सकती है, गुड़गांव वाली। अगर वो नहीं जा रही है तो वो फिर कांग्रेस में जाएगी 7 सीट जी। 1 सीट जो बच गई वो कांग्रेस में भी जा सकती है, वरना वो बीजेपी में राव साहब के आंकड़े में शामिल होगी। यानी हम ये कह सकते हैं 6 सीटें क्लियर है, 4 सीटें बीजेपी की तरफ जा सकती है, 6 कांग्रेस की तरफ जा सकती हैं, 1 निर्दलीय को मिल सकती है। वो निर्दलीय भी कांग्रेस की तरफ जाएगा अगर ऐसा हुआ। और इसमें कुल मिला के जो बीजेपी ने टिकटें दी वो लगभग सभी हार रही हैं। जो राव साहब ने टिकटें दी उनमें बीजेपी को उम्मीद है जीत की। जी जी। अब मैं आता हूं राकेश के पास। राकेश, आपने फरीदाबाद, पलवल, नूह जिलों की 12 सीटों का ब्यौरा दिया। 12 में से कितनी सीटें किस पार्टी को जाती दिख रही? देखिए, मेवात जिले की 3 सीटें मुझे कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। 3 सीटें मेवात डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, फिरोजपुर, पुनाहाना और नूह। तो ये 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। सिर्फ इन्हीं में से 1 सीट जो पुनाहाना है उस पर मुकाबला है, उसको उसमें भी हम थोड़ा एज कांग्रेस को दे रहे हैं। बाकी पलवल की बात करें तो पलवल में होडल, हतीम और पलवल जो प्रॉपर सीट है, यहाँ 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं, लेकिन हतीम पे थोड़ा मुकाबला है। इसके अलावा बल्लभगढ़, पृथला, एनआईटी, बड़खल, फरीदाबाद, तिगांव, इनमें से बल्लभगढ़ और तिगांव में मुकाबला है। और इसके अलावा बड़खल और जो एनआईटी है, ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। और जो पृथला की सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। तिगांव और फरीदाबाद ये बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हुए डिस्कशन के मुताबिक कांग्रेस जो है वो 52 से 65 सीट तक हासिल कर सकती है, वहीं बीजेपी 18 से 28 सीट जीत करके आ सकती है। दूसरी तरफ इनेलो का वर्चस्व इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो 2 से 5 सीट तक जीत करके आ सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो 6 से 8 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता इस बार हरियाणा में नहीं खुलेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने
जा रही है और बीजेपी की विदाई तय है। बाकी असली तस्वीर जो है वो 8 तारीख को मतों की गिनती के बाद सामने आएगी। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।